नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं चीन की चालबाजी की। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसी हफ्ते भारत की सीमा से लगे तिब्बत के इलाके का दौरा किया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी भारत के लिए खतरा बता रहा है। अमेरिका के सांसद ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पिछले सप्ताह तिब्बत के दौरे पर जाना भारत के लिए एक खतरा है। रिपब्लिकन सांसद डेविड नुनेस ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के निकट स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तिब्बती सीमावर्ती शहर नित्यांगी का दौरा करके शी जिनपिंग ने अपनी जीत का दावा किया है। ये 1 अरब से अधिक की आबादी वाले और परमाणु शक्ति से संपन्न भारत के लिए खतरे की बात है। भारत के लिए खतरे की बात इसलिए है क्योंकि चीन एक बड़ी जल परियोजना विकसित करने वाला है, जिससे भारत की जल आपूर्ति बाधित हो सकती है। आपको यह भी बता दें कि नित्यांगची की यात्रा के दौरान शी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पारिस्थितिक संरक्षण का निरीक्षण करने के लिए भी नियांग रेवण ब्रिज पर भी गए थे, जिसे तिब्बती में यारलुंग जंगबो कहा जाता है। तो नियांगची अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा भी बताता है, जिस दावे को भारत हमेशा खारिज करता आया है। तो भारत चीन के बीच 3488 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर सीमा विवाद है। इन हालातों के बीच अमेरिकी सांसद ये दावा कर रहे हैं कि वास्तविकता ये है कि चीन आगे बढ़ रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनका जो प्रशासन है वो उन्हें हर तरीके से मदद भी कर रहा है। तो चीन पर तिब्बत में संस्कृति और धार्मिक स्वतंत्रता को दबाने के आरोप हैं, लेकिन चीन आरोपों को खारिज करता आया। अमेरिका के सांसद के आरोपों पर अब कितना दम है, शी जिनपिंग के तिब्बत दौरे के बाद भारत के लिए कितना खतरा बढ़ा है, इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे। देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञों से विदेश नीति के बारे में जानकारी लेंगे और क्या कुछ स्थिति आगे बढ़ सकती है और भारत को किस तरह से तैयार रहना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और सुमन शर्मा जी, रक्षा मामलों की जानकार हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी साहब, किस तरह से देखते हैं जो अमेरिकी सांसदों द्वारा जो बात कही जा रही है कि भारत के लिए चीन खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि जो चीन अपनी रेखा पर नियंत्रण नहीं बनाए रखा है, वो वहां पर लगातार डेवलपमेंट कर रहा है, आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, और सबसे बड़ी बात इसमें जो सामने आई है कि अमेरिका गुपचुप तरीके से उनकी पूरी मदद भी कर रहा है। देखिए, ऐसा है, पहली बात मैं बता दूं आपको, जिस बातें आपने पूछी, सबसे पहली बात है कि चीन निरंतर अपनी योजनाएं बना रहा है, बॉर्डर पे एडवांस कर रहा है। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं डेवलप कर रहा, वो एरिया को डेवलप कर रहा है। तिब्बत, जिसको हमने चीन को तश्तरी में दे दिया था पिछली गवर्नमेंट ने 1947 में, जब अंग्रेजों ने कहा था कि चीन को आप मदद कीजिए, तो हमने मना कर दिया और कहा कि तो चाइना का अभिन्न अंग है, और ये कह के हमने बात टाल दी थी। तो इसका मतलब है चीन को हमारी तरफ से हामी मिल गई थी, और इसीलिए चीन साउथ अरुणाचल को, जो साउथ तिब्बत कहलाता है, उसको क्लेम कर रहा है। हमने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, और इसी को लेकर अब वो तिब्बत का दौरा कर रहा है। और जो उसको पता चल गया है कि जब वहाँ की जो तिब्बतन रिलीजियस लीडर्स हैं, वो उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने वहां के यूथ को आर्मी में लेना शुरू कर दिया है और उनको उनके रिलीजियस लीडर से आशीर्वाद दिला रहा है परेड में। मतलब चीन ये भी करने को तैयार हो गया है। तो चीन सारा का सारा कार्यक्रम कर रहा है। अब जो बात आप जब मैं बिल्कुल कही कि इस समय चीन भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ कर रहा है, भारत को खतरा है। रिवर्स के ऊपर वो डैम ही नहीं बना रहा, वो रिवर्स को कनेक्ट कर रहा है अंडरग्राउंड, अंडर माउंटेन टनल से। और एक बात मैं आपको बता दूं, ब्रह्मपुत्र पे अगर डैम बनता है तो उसको डेंजरस फोर्स कहलाएंगे जिनेवा कन्वेंशन के तहत। अगर वो डैम खोल दिया जाए, खासकर मानसून में, तो आपका पूरा असम, वेस्ट बंगाल तक पानी के अंदर हो जाएगा। जैसे भाखड़ा डैम को अगर तोड़ दिया जाए तो नॉर्थ पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया मानसून के टाइम पानी के अंदर हो जाएगा। तो इसीलिए उसको डेंजरस फोर्स कहते हैं। चीन उसको बना रहा है, और उसके बनाने से हमारे को इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम आएगी, रोजगारी में प्रॉब्लम आएगी, सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और जब आपने दूसरा सवाल है आपका
कि क्या अमेरिका चीन की अंदर ही अंदर मदद कर रहा है। आपको पता होना चाहिए अमेरिका का और चीन का साथ बहुत ज्यादा इकोनॉमिक आदान प्रदान है, बहुत पैसा लगाया हुआ है उसने। और जो बाइडेन का जो बेटा था वो उसने बड़ा पैसा लगाया हुआ है चीन के अंदर, वो बिल्कुल खुलासा उसका हो चुका है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप कहते हो कि चीन का अमेरिका समर्थन कर रहा है, कई जगह पे कर रहा है, पर अमेरिका चीन का आधिपत्य नहीं स्वीकार करेगा इस जगह, ये बात भी मान के चलिए। तिजारत एक तरफ है और मिलिट्री दायरा और मिलिट्री इंटरेस्ट एक तरफ है, हालांकि दोनों को क्लैश नहीं होना चाहिए। इसीलिए चीन जो है, अमेरिका ने वहां पे अफगानिस्तान में खाली तो कर दिया है पर बॉम्बिंग शुरू कर दी है। अपने एयरक्राफ्ट डिएगो गार्सिया मॉरिशस सेशल्स में लगा दिए हैं और वहां से बॉम्बिंग शुरू हो जाएगी। अभी छोटी छोटी बॉम्बिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। और वहां पे जो क्वाड बना है अफगानिस्तान में, क्वाड में उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका, उसके अंदर अमेरिका वहां पे भी है और अमेरिका साउथ चाइना सी के क्वाड में भी है, ताकि चीन का आधिपत्य में कंट्रोल कर सके। तो चीन अमेरिका अपना गेम खेल रहा है, अपने हित में खेल रहा है। सुमन जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। सुमन जी, आप किस तरह से देखती हैं इस पूरे मामले को? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब समझौता हुआ, क्योंकि पहले भी ये विवाद लंबे समय तक बना रहा, जब एलएसी पर रोड बोर्ड डालने का काम चल रहा था वहां पर, तो चीन ने अपना काम शुरू किया, भारत ने विरोध किया और उस काम को रुकवाया भी। उसके बावजूद भी, बातचीत के बावजूद भी इस तरह की जो प्रतिक्रिया अब चीन अपना रहा है, भारत क्यों चुप है और भारत को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, जैसे आपने बोला कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बख्शी सर ने भी समझाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप जैसे वो कर रहा है इस पूरे इलाके में, और अभी अभी आपने बताया वो हाईवे जो एलएसी के साइड में जो बना रहा था, तो वो बातचीत से नॉर्थ एंड साउथ पैंगोंग के वो वहाँ तो थोड़ा बहुत डीएस्केलेशन हुआ है, लेकिन कंप्लीट रीजन का डिसएंगेजमेंट तो नहीं हुआ है। लेकिन बहुत ज्यादा एक मिलिट्री पोस्चरिंग अगर इंडिया अपनाना नहीं चाहता है, वो उनकी पॉलिसी जिस तरह हमें दिखाई दे रही है कि वो टॉक्स के थ्रू आगे धीरे धीरे करके बढ़ना चाहते हैं और पीछे हटना चाहते हैं, ऐसे मतलब एक थोड़ा पीसफुल पोस्चरिंग के हिसाब से चल रहे हैं। और अमेरिका जो से आपने बताया, सर ने अभी भी समझाया था कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में अमेरिका और चाइना एक साइड पे हो सकते हैं, लेकिन मिलिटरीली वो चाइना की सुप्रीमेसी इस रीजन में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। वो सर ने बिल्कुल ठीक समझाया। और हमें ये भी समझना चाहिए कि ये जो ब्रह्मपुत्र डैम को जो लेकर जो मामला सामने आ रहा है और उसकी सभी लोगों ने मतलब उसके खिलाफत करी है, वो बिल्कुल सही है। आगे चल के हमें तकलीफ होने वाली है इस चीज से। तो हमें चाइना की जो पॉलिसीज रही हैं, जो हमारी समझ में अब तक आई हैं, वो लोग बहुत आगे का सोच के चलते हैं और काफी सालों की तैयारी से उस हिसाब से चलते हैं। अभी भी जैसे शी जिनपिंग 30 साल के बाद पहले प्रेसिडेंट थे जो अभी पहुंचे हैं तिब्बत में, और वहां जाकर भी उन्होंने जो स्लोगन अपनाया लोगों के साथ कि हम मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे प्रॉस्पेरिटी और पीस की तरफ, ये उन्होंने कहा है। मतलब उन्होंने वो सपने हमेशा दिखाते हैं कि मैं ब्रिज बना रहा हूँ, डैम बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिफाइड बुलेट ट्रेन भी लेकर आ रहा हूँ, लेकिन वो लोगों को ऐसे लगता है कि वो उनकी भलाई के लिए है, लेकिन वो सब चीजें इसलिए हैं बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ में, जैसे सिर्फ 600 किलोमीटर का अंतर है, और वैसे भी अरुणाचल को वो लोग साउथ तिब्बत बोलते हैं। तो ये वाकई में हमारे लिए बहुत चिंता की बात है और चिंता का विषय है, क्योंकि इतनी पास अगर वो इंफ्रा बिल्डिंग कर लेंगे तो उन सबसे वेपन्स, लॉजिस्टिक्स, उन सभी को ही ट्रांसपोर्ट करने का उन्हें मौका मिलेगा। तो उस हिसाब से हिंदुस्तान को थोड़ा सा बैठकर हमारे लिए चिंता का विषय है। चलिए बख्शी साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा, एक शब्द जो बड़ा खतरनाक है, पीस टॉक। भारत हमेशा से ही पीस टॉक करता रहता है। पाकिस्तान का मामला हो, चाइना का मामला हो, पीस टॉक के चक्कर में स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि बाद में भारत को बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ता है और फिर एकदम उत्साहित होते हैं, पहले से उसकी तैयारी नहीं करते हैं। आपने तो ऐसी बात कर दी कि मेरे को तो थोड़ा हंसना पड़ा। वो इसलिए कि हमारी आदत पड़ गई है 300 साल की गुलामी के बाद कि, और हमारे नैरेटिव में जितने लीडर है वो ये बोलते हैं भारत का शांति प्रिय देश है, हम कभी हमला नहीं करते, जब हमला होता है तो उचित कार्रवाई करते, मतलब
हम विस्तारवादी नहीं है। मुगलों के आने से पहले आप भारत की हिस्ट्री देख लीजिए। अरे राजा भगवान रामचंद्र से डाउनवर्ड सब विस्तारवादी थे। दक्षिण से कश्यप सागर तक अधिकार किया था। राजा कनिष्का ने पूरे चीन पे अधिकार किया हुआ था। इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा सब हमारे अधीन थे। क्वेश्चन ये है, ये हमारे लाइन में थिंकिंग आ गई है गुलामी के कारण। तो इसीलिए अब हम लड़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम लड़ाई हमने इतनी गुलामी में अब हमारी जो जिसको कहते हैं ना अंदर जो पुरुषत्व था वो इतना खत्म हो गया है कि अब हम बात में पीस करना शुरू कर देते हैं। महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, यहाँ तक कि हम वेपन एक्सपोर्ट के अगेंस्ट हमारी पॉलिसी की हो, तो अभी वेपन एक्सपोर्ट की बात शुरू हुई है पिछले 10 साल में। तो ये जो आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि हम जो पीस टॉक कर रहे हैं हमारे को बड़ी महंगी पड़ती है। ये जब कथन जब आपके रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट होता है, देखिए हम हमला होगा, कार्रवाई करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? हम पहले हमला करेंगे। अगर आज हमला होने वाला है तो 1 हफ्ता पहले हमला करेंगे, क्यों नहीं 1 महीना पहले हमला करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक वो खत्म ना हो जाए। हमारे को ये बताना चाहिए। और मैं बताऊं, इस प्रवचन को सुनकर हमारी फौज खुश नहीं होती, उनके दिल में दर्द पैदा होता है, ये क्या बात हो रही है। और जब आप जीतते हैं, आप जमीन लेते हैं, तो फटाफट वापस कर देते हैं उनको खुश करने के लिए। वो भी उनको पसंद नहीं है। तो हमारा जो एक किस्म से रवैया है वो एक डिफीटिस्ट रवैया है, जो 5 साल हमारा है चल रहा है, दिख रही है, पुरानी रिपोर्ट दिख रही है, और एक बात है तो ये अगले 3-4 साल में देखेंगे ये सारा नैरेटिव चेंज हो जाएगा। हम किसी को दबाएंगे नहीं, किसी को बेकसूर को नहीं तंग करेंगे, पर जब हम पर हमला होने वाला है उसमें क्यों नहीं करेंगे हम। तो इसलिए चीन को अब पता चल गया है 29-30 अगस्त की रात को जो उसके साथ हुआ, और जो हमारे कर्नल जो संतोष ने अपनी बलिदान दिया, उस समय हमने उनके अमेरिकन प्रेस के अनुसार 121 लोग मारे, 43 नहीं 121 थे, जो रशियंस ने भी कंफर्म किए हैं। तो उनको अब पता चल गया है, और इसीलिए हमसे मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते। ये जो चेंज आया है, चीन ने देखा है पिछले 6-7 साल में, वो हैरान रह गया है कि भारत इस तरीके से किस तरह एक्ट करने लगा है। बिल्कुल सर, लेकिन एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे उनकी तैयारियां चल रही हैं, वो पूरी तैयार हैं, धीरे धीरे और मजबूत होते जा रहे हैं, हमारी तैयारियां क्या हैं? देखिए ऐसा है, सिंपल सी चीज है, आप उतने ही काम कर सकते हैं जितना कि आपकी इस समय अब हैसियत है। आप एक भी तो टैंक नहीं बनाते, आप एक भी एयरक्राफ्ट नहीं बनाते, एक भी राइफल, अभी तो आप प्राइम मिनिस्टर अमेठी में गए थे 2 साल पहले, राइफल की फैक्ट्री लगा के आए हैं, वो पहली राइफल होगी, इंसास तो हमने रिजेक्ट कर दी है। तो आप बताइए, आपके ऑनेस्ट राइफल नहीं है आपके सैनिक के हाथ में, आप किस बात बूते पे दम पे हम बात कर रहे हैं। इसीलिए सिर्फ जो कारगिल में हुआ था, हमने कारगिल जीता था अपने 527 सैनिकों के बलिदान के कारण। हमने तो पूरा प्लानिंग में सारा बंटाधार करके रख दिया था। 132 पोस्ट गंवा दी थी पाकिस्तान के हाथ में हमने। और हमारा नैरेटिव क्या होता है, चीट पीट पे छुरा भोगा, धोखा दे दिया, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं वो निबंध में जो लिखते हैं। ये ऐसा काम नहीं चलता फौज का। तो अब जो है हमारे को मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ रहा है। डिफेंस में स्वावलंबी बन रहे हैं हम जल्द से जल्द। वैसे हमको टाइम लगेगा, 15 से 18 साल लगते हैं, पर अभी 6-7 साल में हम काम कंप्लीट कर लेंगे अगर हम इसी रेट से चलते रहे। देखिए आपका जब चाइना का गलवान शुरू हुआ था, डिफेंस मिनिस्टर जा रहे थे 22 MiG-29 और 21 MiG-20 वो क्या कहते हैं सुखोई 20 लेने के लिए। ये मतलब क्या है? ये तो 3-4 साल पहले हो जाना चाहिए था। अब तक तो आपको बनाने चाहिए थे। जब आप MiG-21 बना रहे थे तो रशिया ने आपका हाथ मरोड़ा। आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी कमजोर थी कि आपने कहा हम नहीं बनाएंगे। चाइना ने उनको ठेंगा दिखा दिया कि हम बनाएंगे। F-7 बनाया, पाकिस्तान को दिया, बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया, म्यांमार को दिया। ये है पॉलिसी में फर्क। हमारी फॉरेन पॉलिसी को तगड़ा होना पड़ेगा। और मैं एक बात बता दूं आपको, फॉरेन पॉलिसी उस कंट्री की तगड़ी होती है जिसकी फौज तगड़ी होती है। जब फौज तगड़ी नहीं होती तब आप पीस और शांति ऐसी बातें करते हैं जो हम कर रहे हैं। जी सुमन जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, कमी कहां रहती है
जब अगर हमें पता है कि कोई दुश्मन हमारा तैयार है, वो पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है और हमें भी तैयारी करनी चाहिए, क्या जो उच्च पदों पर लोग बैठे हैं या जो रक्षा विभाग में बड़े बड़े लोग बैठे हैं उन तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती कि खतरा कितना बड़ा हो सकता है, हमें भी तैयारी करनी चाहिए? कमी कहाँ रह जाती है? देखिए, जहां तक फौज का सवाल है, कमी कहीं उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं है। और ये कहना कि वो लोग तैयार नहीं है, ऐसा नहीं है। हथियारों से भी और ट्रेनिंग से भी वो अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन उन्हें ऑर्डर मिलना चाहिए ऊपर से। पॉलिटिकल विल, जहां तक पॉलिटिकल विल का सवाल है, वहां पे कमी है। और जो पॉलिटिकल क्लास है उनका शायद ये उनके अंदर इस बात का डर है कि मामला बढ़ न जाए। एक एस्केलेशन वाली बात है। 1962 के वॉर को ही लीजिए। आज तक लोग ये कहते हैं कि वो वॉर इंडिया सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि नेहरू ने एयर पावर लेने से मना कर दिया। एयर पावर की कमी थी, और अगर एयर पावर यूज हुआ होता तो शायद वो हालत नहीं होती जो हुई। इतना सारा ऑक्साइड चिन्ह हमारे हाथ से निकल गया। तो एक वो पॉलिटिकल विल में एक घबराहट इस चीज की रहती है कि एस्केलेशन ना हो जाए, फिर बाकी जो एलाइज हैं आसपास के वो दोनों साइड पे आ जाएंगे। इट्स लाइक दैट, मतलब वो वाली बात है। तो ऐसा नहीं है कि फौज की कोई कमी है, उनकी तैयारी अपनी हमेशा रहती है 24 मतलब पूरे 12 महीने। और पॉलिटिकल विल वाली बात है कि उनको तय करना है कि उन्हें अपनी फौज से क्या करवाना है। और बिल्कुल हमेशा बिल्कुल हिंदुस्तान, हाँ, बिल्कुल मैम, और फौज हिंदुस्तान में पर कोई ये सवाल चीज नहीं है, देखी। फौज पर हमें गर्व है, हमें हमारे भारत की फौज पर गर्व है। उन्होंने हमें कई विजयों का साक्षी बनाया है, हमें विजय दिखाई है। हम गर्व से खड़े होकर कह सकते हैं कि हमारी फौज इतनी पावरफुल है और हम भारत के निवासी हैं। फौज पर कोई सवाल नहीं, लेकिन एक सवाल ये है कि देश बड़ा होता है या अपना राजनीतिक करियर? ये अभी जो सरकारें सब अलग अलग तरह की हैं। एक मामूली देखिए 26/11 को ही ले लीजिए, मुंबई टेरर अटैक्स। वो कोई वॉर नहीं था, लेकिन वो फिर भी इतनी बड़ी चीज थी, इतना बड़ा कलंक था। और देखिए इंटेलिजेंस फेलियर है और इमीडिएट ना एक्शन है। वो जो चीज कभी देखी नहीं गई थी, एक अर्बन टेररिज्म वाली बात, वो चीज मतलब जब कुछ हो जाता है उसके बाद हम लोग फटाफट हथियार भी खरीदना चाहते हैं, ट्रेनिंग भी बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे देशों से मदद भी लेना चाहते हैं, हम मीटिंग्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो वो पहले से कोई सोच कर हमें चाहिए कि ये सारी चीजें जो अगर दूसरे देशों में हो रही हैं तो हम कम से कम वहीं से देख के सीखें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखें। लेकिन हिंदुस्तान में मोस्टली ऐसे देखा गया है कि जब कुछ हो जाता है उसके बाद, जैसे कारगिल को ही ले लीजिए, वो तो एक फुल फ्लेज मतलब एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट था ही, और उसमें भी इंटेलिजेंस फेलियर को जिम्मेदार ठहराया गया कि इतना सब कुछ वहाँ पे होता रहा इतने दिनों से। फरवरी महीने में ही वाजपेयी जी ने वो बस, लाहौर की बस को झंडी दिखाई थी, और उसके बाद फौरन मई आते आते कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, जिसके बारे में पता ही नहीं किसी को चला। तो देखिए इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और अगर पहले से थोड़ी सी जानकारी हो तो शायद जल्दी से एजेंसीज कुछ कर पाए उसे रोकने में। या फिर अगर वो चीज हो चुकी है और आपके हाथ से बाहर है तो फिर फटाफट मतलब उसकी तैयारी में किस तरह रिएक्ट करना है वो चीज होनी चाहिए। उसमें भी एक हल्का फुल्का हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि बातों से ही कुछ हो जाए, जैसे गलवान सेक्टर में हमने देखा। क्योंकि गलवान में एक कर्नल रैंकिंग ऑफिसर का मारा जाना बहुत बड़ी बात है, और वो कोई मामूली चीज नहीं थी, 20 लोगों का मारा जाना। उसके बाद फिर हमने रिटेलिएट करा, रिएक्ट किया, लेकिन उसमें भी उन्होंने नंबर्स तो नहीं बताया। आज तक दुनिया यही मानती है कि सिर्फ इंडियंस ही मारे गए थे। तो ये सारी चीजें एक तरह का एक नैरेटिव बिल्ड करना ग्लोबली, इंटेलिजेंस को तैयार रखना, उसी हिसाब से रिटेलिएटरी एक्शन, मेरे ख्याल से इन सब चीजों की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। चलिए, बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं एग्री करता हूं कि ये पॉलिटिकल विल का ही सारा काम है। फौज की तैयारी बिल्कुल पूरी रहती है, चाहे उनके हाथ में कोई भी हथियार ना भी हो, वो तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। उन्होंने खून बहाना है, तभी तो आप कारगिल जीते थे। अगर और कोई आर्मी होती तो आप कारगिल कभी नहीं जीत सकते थे। ये कारगिल तो हारी हुई लड़ाई थी, उसको जीत गया। 127 पोस्ट, अब 132 पोस्ट दुश्मन के हाथ में, वो पहाड़ी पे ऊपर बैठा हुआ है। आपको 9 गुना फौज ज्यादा चाहिए थी उसके लिए, फिर भी हमने कर दिखाया। सारी यूरोपियन मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में ये पढ़ाया जाता है कि कारगिल कैसे किया, और ओनली इंडियंस कैन डू इट, ये साथ में बोला जाता है। खैर, दूसरी बात बताता हूं आपको कि पॉलिटिकल विल की क्या बात होती है।
नाथुला 1967 में जनरल सगत सिंह राठौर को कहा गया कि वहां पे इंसिडेंट हो गया, उन्होंने हमारे 50 लोग मार दिए, तो तहलका मच गया गवर्नमेंट ने उनको कहा आप नाथुला खाली करो। तो सगत सिंह राठौर ने कहा मेरे को तो उनका मैसेज ही नहीं मिला, मैसेज फाड़ के फेंक दिया। उसने अपनी सारी आर्टिलरी खोल दी और 550 चाइनीज मार दिए और अपना नाथुला बचा लिया और हैंड ओवर नहीं किया। फिर समदरंग चौक में जनरल सुंदर जी को बोला गया कि जब चाइनीज घुसा है आप खाली कर दो। सुंदर जी ने कहा मैं खाली, तो चुप रहा और एक ब्रिगेड अंदर बाई एयर मंगा ली और चाइनीज को भगा दिया। और उसने ऑपरेशन फैल्कन जो नाम रखा था, उसका ऑपरेशन फैल्कन को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रद्द कर दिया। मतलब सिपाहियों को मेडल भी नहीं दिया, उसका भत्ता मिलता वो नहीं दिया। इतने नाराज हो गए कि सुंदर जी ने हमारी बात नहीं मानी। अरे तुम्हारा उसे समदरंग चौक बचा दिया। फिर सियाचिन को खाली करने को कहा था पिछली गवर्नमेंट ने कि सियाचिन खाली करो। पूरी आर्मी लड़ गई, बहस शुरू हो गई और प्रेस ने, फिर मीडिया ने डिबेट करी और फिर हमारा कारगिल बचा। नहीं तो कारगिल हमने दे दिया होता उनको, सॉरी कारगिल नहीं, सियाचिन दे दिया होता। तो ये जो मैं बता रहा हूं, हमारे को अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के अंदर में तनाव है शुरू से। हर एक लड़ाई के बाद आपने डिफेंस की पेंशन कम करी है, हर एक लड़ाई के बाद 48 और पे कम करी है, अब तक कमी होती गई है। और ये इससे फौज में बड़ा रोष है, पर उनके मोराल में कमी नहीं है। ये खासियत है इंडियन फोर्स की। तो पर जो भी है, अब बदलाव, चेंजेस लाए जा रहे हैं, सोच विचार हो रहा है, सीडीएस की पोस्ट आ गई है और कई चीजें हो रही हैं, इसीलिए अब मामला बदल रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं और जिस तरीके से हमने स्टैंड लिया है चाइना के खिलाफ, एक फिर भी हमारी गलती हुई है। हमने आईटीबीपी को सामने लगाया हुआ है और फौज को पीछे लगाया है। आईटीबीपी होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, फौज डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है। ये कौन सा खेल है? दुनिया हंस रही है कि एक ही ब्रंट के ऊपर 2 मिनिस्ट्रियां काम कर रही हैं और आईटीबीपी का बोलता है कमांडर, आईटीबीपी बहुत बढ़िया सोल्जर है, कोई दो राय नहीं है। और जब मिलिट्री कमांडर बोलता है कुछ, कहता मैं होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर लेता हूं, बात ही खत्म। आप कैसे, चाइना हंस रहा था इस बात को लेकर, वहां पाकिस्तान बीएसएफ को लेकर हंसता है। तो ये हमारी नीतियों में बहुत खरी अभी गलतियां हैं, उनको भी सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सुमन जी, एक बात और जानना चाहूंगा, किस तरह के सुधारों की जरूरत है? देखिए, सीडीएस लाकर इन्होंने, जैसे सर ने बताया, सही कहा कि सीडीएस बहुत बड़ा रिफॉर्म था जो कि इतने सालों से पेंडिंग चल रहा था। स्पेशली कारगिल के बाद इसकी डिमांड रखी गई थी, एक रिकमेंडेशन था ये, तो वो चीज अभी आई है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक सिनर्जी, जॉइंटनेस जो तीनों सर्विसेज में होनी चाहिए, जो सोचकर सीडीएस का रिकमेंडेशन दिया गया था, तो उस डायरेक्शन में हम लोग सही आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक चीज बहुत अच्छी हुई है पिछले दिनों। और इसके अलावा अदरवाइज ऑल्सो एक ये जो थिएटराइजेशन ऑफ कमांड्स जो आ रहा है कि जो सारे तीनों सर्विसेज के एसेट्स को इकट्ठा कंबाइन करके इस्तेमाल किया जाए फॉर ऑप्टिमल यूज ड्यूरिंग वॉर, तो वो एक थिएटराइजेशन ऑफ कमांड्स जो आ रहा है, ये जल्दी से जल्दी आना चाहिए। और अभी भी इसके ऊपर थोड़ी बातचीत हो रही है, अभी आने ही वाले हैं, ये सारे काम होंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है जो कि मतलब उठाया जा रहा है, थिएटराइजेशन ऑफ कमांड्स तीनों सर्विसेज में सिनर्जी लाने के लिए। हमें अपना इंटेलिजेंस गैदरिंग थोड़ा सा अच्छा और बेहतर बनाना चाहिए, ये मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटी मोटी चीजें जो कि नजरअंदाज हो जाती हैं फिर वो बड़ी बनती हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा अभी जो सरकार है, इन्होंने बहुत आजादी और एक इंडिपेंडेंस दे रखी है फौज को। लोकल कमांडर्स अपने लेवल पे एक्शन ले सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है जो कि पहले नहीं था। तो ये एक आजादी और ये लोकल कमांडर्स को जो दी गई है, ये अच्छा, एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा हमें मतलब जो हमारे पेंडिंग प्रोक्योरमेंट चल रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आए। हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर इतना टीडियस और लंबा होता है कि इतने साल लग जाते हैं हथियारों को आने में कि वो पुराने भी हो जाते हैं, साथ में उनका रेलेवेंस खत्म हो जाता है। तो ये थोड़ा सा है ना, इनको प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को थोड़ा जल्दी करना चाहिए। मतलब बिल्कुल। और मुझे लगता है कि प्रोडक्शन भी कम से कम अपने को लोकली करना पड़ेगा। मेक इन इंडिया वो एक बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन वो होना भी चाहिए। वो इतना मतलब हो नहीं पा रहा है, उसमें भी जॉइंट वेंचर की जरूरत पड़ रही है, फॉरेन ओईएम्स की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल। तो वो देखें, धीरे धीरे करके आगे बढ़े। और क्या। बख्शी साहब, आपसे एक कमेंट और चाहिए मुझे। किस तरह की
सुधार की आवश्यकता है, चाहे पॉलिटिकली बात करें हम या फिर एज अ टीम जो हमारी सेना वहां पर खड़ी है उसको कितना सुधार करने की जरूरत है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सुमन जी बोल रही थी, मैं उसको आगे ले जाता हूँ कि पॉलिटिकल विल तो बनती है, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, पर पॉलिटिशियन को पूरा का पूरा समझ भी होनी चाहिए कि फौज क्या मांग रही है, और उसके लिए उनको साथ में उनका वार्तालाप होना चाहिए। फौज के और पॉलिटिशियन के बीच में जब ब्यूरोक्रेसी बैठी होती है, वो अपना हित देखती है। प्रॉब्लम ये है, इसीलिए सीडीएस को लगाया गया है, पर अभी भी सीडीएस को वो प्रायोरिटी नहीं दी गई है जो देनी चाहिए। उसको अभी भी उसको डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्टर के पास जाना चाहिए और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के पास जाना चाहिए। इसलिए उसका ओहदा बिल्कुल एक और ऊंचा होना चाहिए 5 स्टार का, वो नहीं किया है, ये कमी रह गई है। दूसरा ये है कि हमारे को स्वावलंबी हम इसलिए नहीं है, हमारी नीति ये थी कि हम हथियार नहीं बनाएंगे, हम शांति प्रिय देश हैं, इसलिए हथियार नहीं बनाएंगे। ये तो बड़ी देर बाद हमने शुरू किया, और फिर हथियार बनाने के लिए आप डीआरडीओ वगैरह को सिर्फ छोड़ के रखा था। आपकी 44 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज 62 में कॉफी परकोलेटर बना रहे थे जब गन्स बनने की जरूरत थी। ये प्रॉब्लम रही और अभी तक चलती रही है। इसीलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के इतना बदलाव लाए गए हैं, इतना मेजर चेंज लाया गया है, अभी इस गवर्नमेंट लेके आए हैं। और फिर प्राइवेट इंडस्ट्रीज का समावेश होना चाहिए। किसी भी कंट्री की हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए, ऑल आर्मामेंट इंडस्ट्री बिलोंग्स टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, चाहे जर्मनी, इटली, रशिया, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। इसीलिए प्राइवेट, और अभी रशिया में चले जाइए, वहां पे भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं सारी। चाइना में प्राइवेट इंडस्ट्रीज आ रही हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री का होना जरूरी है, और हमारी जो बेसिक टेक्नोलॉजी रह गई है उसका समावेश करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी करने चाहिए। थ्योरी में हम बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं एफडीआई का और ऑफसेट अरेंजमेंट्स वगैरह का, पर उसको ग्राउंड पे रिलेट करने के लिए बड़ा टाइम लग रहा है। इसको बहुत जल्दी करना पड़ेगा, और हमारे को अपने जो साइंटिस्ट हैं, जो ये जो सब्जेक्ट है सिक्योरिटी का, इसको सीनियर विंग स्कूल में और कॉलेजेस में पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, तब उनको समझ आएगी। हमारे फोर्थ कमिंग इंजीनियर्स, साइंटिस्ट हैं, उनको सिक्योरिटी का पता चलना पड़ेगा। वेपन्स क्या होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, एविएशन में क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज अ सबमरीन, व्हाट इज न्यूक्लियर वेपन। ये सारा का सारा जब अवेयरनेस आएगी, ऑटोमेटिकली आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है इसकी तरफ ध्यान देगी, और ज्यादा से ज्यादा आपको समावेश उनका मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर और मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना लगातार प्रयास कर रहा है और अब आगे बढ़ने का, लेकिन भारत की तरफ से भी तैयारियां लगभग पूरी हैं। अब देखने वाली स्थिति ये है कि जो ब्रिज बनाया जा रहा है, जो डैम बनाया जा रहा है, उसको लेकर विवादास्पद स्थिति कितना बन सकती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए और पूरी लगभग 135 करोड़ पब्लिक के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।